वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। एमएमए की खबरों की दुनिया अभी थोड़ी शांत है, तो क्यों ना बॉक्सिंग पे नज़र डाल ली जाए। और जब बॉक्सिंग की बात करते हैं तो क्यों ना उस फाइट पे नज़र डाली जाए जिसके बारे में कई लोगों का कहना है, और मेरा मानना है कि ये सही है, कि ये इस साल की सबसे बड़ी फाइट होने वाली है। वैसे कई लोग आगे जाके ये भी कहते हैं कि ये शायद अब तक की सबसे बड़ी फाइट होगी बॉक्सिंग की दुनिया में। ऐसे लोगों के लिए मेरे हिसाब से मेरे घर साइड में एक वर्ड है, वो है चूतिया। बकायदा अगर आप इस साल की बात कर रहे हैं तो सीरियसली ये सबसे बड़ी फाइट में से एक है। हम बात करने जा रहे हैं, हम प्रीव्यू करेंगे टेरेंस क्रॉफोर्ड वर्सेस कनेलो अल्वारेज की फाइट का। देखिए, इस फाइट के बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये फाइट जो है इस साल की सबसे बड़ी फाइट होने वाली है। वैसे आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बड़ी चैनल है। जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। नहीं होता है तो गालियाँ भी दीजिएगा और अनसब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है ना? ओके, भूल गया था। एनीवेज, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये साल में न सिर्फ सबसे बड़ी फाइट है बल्कि ये बेस्ट प्रोमोटेड फाइट भी होगी। मैं ये वादा नहीं करता और ये दावा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता है कि इस साल की सबसे बेस्ट फाइट होने वाली है, नहीं। पर हाँ, ये साल की सबसे बड़ी फाइट होने वाली है। साल में इसको इससे ज़्यादा किसी और फाइट को लोग देखने नहीं वाले हैं, और साल में सबसे बेहतरीन प्रोमोटेड फाइट होने वाली है। इसकी तारीख आप नोट कर लीजिए, यह है 13 सितंबर 2025। शनिवार के दिन दुनिया में दिखाई देगी, बट मेरे ख्याल से हमें उसी समय दिखाई देगी जब हमें टाइसन वाली फाइट दिखाई दी थी सुबह नेटफ्लिक्स पे, यानी कि 14 सितंबर को सुबह, संडे की सुबह 7-8 बजे के आसपास। एग्जैक्ट टाइमिंग फाइट के क्लोज जब आएगी और हम एनालिसिस करेंगे फाइट का, तब हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? तो इस फाइट के इस प्रीव्यू में मैं उस हर बिंदु पे जाके बात करूंगा जो कि इम्पॉर्टेंट है। मैं आपसे वादा करता हूँ और ये दावा करता हूँ कि जैसा प्रीव्यू मैं कर रहा हूँ वैसा कोई नहीं करेगा। और क्योंकि मैं इंग्लिश की वीडियो कॉपी नहीं करता, तो मैं ये भी दावा करता हूँ कि इंग्लिश में भी ऐसा प्रीव्यू कोई नहीं करेगा, ठीक? इस फाइट की बात टर्की अलशेख के बारे में बात किए बिना नहीं हो सकती, या फिर जैसे बॉक्सिंग की दुनिया के लोग कहते हैं, टर्की अलशेख, या फिर हिज हाइनेस टर्की अल शेख, सॉरी हिज एक्सीलेंसी टर्की अल शेख। टर्की अल शेख के बारे में बात किया बिना मेरे ख्याल से पिछले 3 साल की बॉक्सिंग की कोई भी बड़ी फाइट के बारे में बात नहीं कर सकते आप। टाइसन फ्यूरी, अलेक्जेंडर यूसिक की दोनों फाइट, आर्टर बैटरबी, डिमिट्री बिवॉल की दोनों फाइट, एंथनी जोशुआ वर्सेस डैनियल डूबिया की फाइट, एंथनी जोशुआ वर्सेस फ्रांसिस नगानू की फाइट, फ्यूरी वर्सेस फ्रांसिस नगानू की फाइट, कनेलो अल्वारेज वर्सेस टेरेंस क्रॉफोर्ड की फाइट, इनमें से एक भी फाइट पॉसिबल नहीं थी अगर टर्की अल शेख नहीं होता। तो इसीलिए इस फाइट के बारे में बात करें और टर्की अल शेख के बारे में बात ना करें, ये मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। आखिर ऐसा क्यों है कि टर्की अल शेख ये सारी चीज़ों को कवर कर पा रहा है? देखिए, टर्की अल शेख ये सारी चीज़ें कर पा रहा है क्योंकि सबसे सिंपल सी चीज़ है, और वो ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कर सकते हो, ठीक है? मैं आपको अपने एक शहर की कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी। मेरे शहर में एक बड़ा पॉलिटिशियन है, बहुत पैसे वाला पॉलिटिशियन है, और सब लोग उसको चाणक्य बोलते हैं, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा नहीं मानना कि वो उतना इंटेलिजेंट है। अगर पैसा होता है ना तो इंसान चूतिया भी चाणक्य नजर आता है। ठीक वैसे ही टर्की अल शेख है। टर्की अल शेख ये सारी चीज़ें कर पाता है क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। अब सवाल उठता है कि आखिर इतना सारा पैसा कैसे है? क्या बहुत अमीर है? मेरे हिसाब से टर्की अल शेख बहुत अमीर है, बट इतना अमीर नहीं है कि ये सारी फाइट कर सकता था। हाँ, इतना अमीर जरूर है कि रिंग मैगजीन खरीद सकता था, ठीक है? तो ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? तो ये सारा पैसा एक्चुअली सऊदी अरेबियन एंटरटेनमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी कंपनी है जिसका नाम है सेला, उसका पैसा है। उस कंपनी को वो पैसा कहाँ से मिल रहा है? उस कंपनी के ऊपर एक और कंपनी है जिसको कहते हैं सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, राइट? पीआईएफ, यहाँ से आता है। पीआईएफ में फंड कहाँ से आता है? उसमें सऊदी वेल्थ फंड से फंड आता है। आप समझ गए कहाँ से पैसा आता है? सऊदी वेल्थ फंड से आता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड में, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से आता है सेला में, सऊदी अरेबियन एंटरटेनमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी कंपनी। इसी का पैसा टर्की अल शेख जो है सारी फाइट कराने में यूज कर रहा है। अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि आखिर ये पैसा सऊदी अरेबिया वाले टर्की अल शेख को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो तो फैमिली का मेंबर भी नहीं है ना? एमबीएस का कोई रिश्तेदारी भी नहीं है उससे। एमबीएस बोले तो मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान बोले तो सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस, और जो एक्चुअली डिफैक्टो लीडर है, यानी कि उसी की चलती है। किंग सलमान जो है वो थोड़े से, जैसे कि जो बाइडन की हालत थी ना, वैसी किंग सलमान की हालत है। तो सारा राज जो है एमबीएस से चला रहा है, और एमबीएस से क्लोज है बहुत टर्की अल शेख। क्यों क्लोज है उसका कारण भी आपको समझाता हूँ। आपको सऊदी अरेबिया में समझना होगा, सऊदी अरेबिया में एक अजीब सी टुच्ची सी डेमोक्रेसी है। वो क्या है? डेमोक्रेसी नहीं है, बट परिवार के अंदर डेमोक्रेसी है। तो क्या होता है कि सऊदी अल सऊद के जितने भी बेटे हैं उन सबके पास एक एक वोट था, और वो मिलके कोई
लीडर बनाते थे उसको किंग कहते थे। अब उसके बेटों के भी बेटे हो गए हैं और बेटियां हो गए हैं, तो उनके बीच वो वोटिंग राइट्स बढ़ गया है और फिर वो किंग और क्राउन प्रिंस बनाते हैं। हमेशा किंग और क्राउन प्रिंस होता है सऊदी अरेबिया में, ताकि ये पता रहे कि ये किंग मर गया तो रात को नेक्स्ट नंबर पे कौन है, वो है क्राउन प्रिंस। ठीक है। तो जब क्राउन प्रिंस सलमान थे, तब आपको पता है कि किंग जो है अब्दुल्ला थे। अब्दुल्ला के मरने के बाद किंग सलमान बने, जो कि एमबीएस के बाप हैं। बट क्राउन प्रिंस कौन बना? प्रिंस नायब जो था वो क्राउन प्रिंस बना। बट एक रात को तख्ता पलट हुआ, एमबीएस के दोस्तों ने तख्ता पलट किया। सलमान, प्रिंस सलमान का ही बेटा है एमबीएस, उसके दोस्तों ने तख्ता पलट किया और प्रिंस नायब को किडनैप कर लिया। आपको पता है किडनैप करने वाला आदमी कौन था? अपना टर्की अल शेख। टर्की अल शेख ने अपने लॉन्डो के साथ मिलके प्रिंस नायब को किडनैप किया और मजबूर किया उस कागज पे साइन करने के लिए जिस कागज में लिखा था कि वो अपने सारे अधिकार प्रिंस सलमान को दे रहा है। ठीक है। और जब कोई आदमी आपके लिए इतना काम करता है ना, तो वो जो भी मांगता है आप देते हो। इसीलिए ये सारा पैसा टर्की अल शेख के पास आ रहा है, इसीलिए आपको ये फाइट देखने को मिल रही है। बाय द वे, प्रिंस सलमान के बारे में, मतलब प्रिंस सलमान के बारे में नहीं, एमबीएस के बारे में मेरे जो ओपिनियन है वो चेंज हुए हैं। आई डोंट हेट एमबीएस। मेरा मानना है कि प्रिंस अब्दुल्ला और किंग अब्दुल्ला और किंग सलमान दोनों से बेहतर काम किया है एमबीएस ने। बट वो कितना भी अच्छा काम कर ले, यमन की वॉर के लिए उसको माफ़ नहीं किया सकता है। बट फिर भी ये चैनल उस चीज़ के लिए नहीं है, तो अभी हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक है। प्रिंस सलमान के बारे में बात कर ली, टर्की अल शेख के बारे में बात कर ली। एक और एंटिटी के बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इवेंट है वो टर्की अल शेख एक्चुअली फ्रंट से प्रमोट नहीं कर रहा है। एक्चुअली अपनी जो कंपनी है ना टीकेओ, जिसका डब्ल्यूडब्ल्यूई भी हिस्सा है और यूएफसी भी हिस्सा है, वो प्रमोट कर रहा है। इसमें भी इस कंपनी में अपना जो डेना वाइट है ना, वो आजकल क्यों खोया खोया नजर आता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान इस फाइट की तरफ है। डेना वाइट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस इवेंट को प्रमोट करे। ये फाइट डेना वाइट और यूएफसी कैसे प्रमोट करते हैं ना, उसी से तय होगा कि डेना वाइट और यूएफसी का क्या भविष्य है बॉक्सिंग की दुनिया में। देखिए, ये परफेक्ट फाइट है उनके लिए प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इसमें पैसा सारा सऊदी अरेबिया का लग रहा है, उनको कुछ नहीं लगाना है। ठीक है ना। और तो और इसमें ऑलरेडी एक बिल्ड इन ऑडियंस है, क्योंकि आपको मैंने शायद पहले ही बता दिया था, नहीं तो अभी बता देता हूँ। नेटफ्लिक्स जो इसका बहुत बड़ा हिस्सा है, ये फाइट जो है नेटफ्लिक्स पे आने वाली है। नेटफ्लिक्स के ऑलरेडी 300 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो एक बिल्ड इन ऑडियंस इसके लिए ऑलरेडी बनी हुई है और उन सबको अपने सब्सक्रिप्शन में ही देखने को मिलनी है, इसलिए ज़बरदस्ती पुश नहीं करना। और ये फाइट कितनी हिट रही कितनी नहीं रही, ये सिर्फ नेटफ्लिक्स को पता रहेगा, कहीं और पता नहीं रहेगा। हमको पता चलता था पेपर व्यू नंबर से, बट इसमें पेपर व्यू होने वाला नहीं है, तो पेपर व्यू नंबर भी नहीं है, तो कोई मेजरमेंट भी नहीं है। इसीलिए ये फाइट जो है ना, ये परफेक्ट फाइट है टीकेओ के लिए प्रमोट करने के लिए। अगर ये फाइट इसके बाद भी ये सही तरीके से प्रमोट नहीं कर पाते, तो इनका कोई भविष्य बॉक्सिंग में है नहीं। देखिए, मेरा मानना है कि अगर मान लो कि ये कर पाते हैं ना, तो वो बॉक्सिंग के लिए अच्छा नहीं होगा, बट अगर कर पाते हैं तो ये नेक्स्ट स्टेप इनका होगा मोहम्मद अली एक्ट को जैसे तैसे वीक किया जाए, है ना। वैसे बॉक्सिंग के ना, ये जो टीकेओ ग्रुप घुसा है, तो ये आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। एडी हर्न का बहुत अच्छा सा एक कमेंट था, एक आर्ग्यूमेंट था, जो सारी चीज़ों को बहुत क्लियर करता है। एडी हर्न का एग्जांपल है कि अगर आप टेरेंस क्रॉफर्ड या कनेलो अल्वारेज जैसे फाइटर को फाइट करवा रहे हैं और उनको इतना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, कितना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। इतनी बड़ी फाइट पर्स दे रहे हैं, मान लीजिए कि $100 मिलियन के आसपास दे रहे हैं, तो यूएफसी के जो टॉप फाइटर है उसको आप $10 मिलियन भी नहीं देते हैं, तो क्या उसमें हीन भावना नहीं आएगी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगी? और क्या वो ज़्यादा पैसे की मांग नहीं करेगा? वो बिल्कुल करेगा। इसको ना, इसीलिए मेरे हिसाब से जब कभी ऐसा होगा ना, तो आप लिख कर रख लीजिए क्या होगा। यूएफसी एमएमए अलग हो जाएगा और बॉक्सिंग का जो चीज़ है उसको अलग करना पड़ेगा, अलग कंपनी बनाना पड़ेगा। एक ही कंपनी के अंदर ये दोनों बहुत दिक्कत कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि हमने इसमें बात की कि नेटफ्लिक्स में फाइट आने वाली है, तो हम नेटफ्लिक्स की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये फाइट नेटफ्लिक्स में आने वाली है। और पता है आपको, टीकेओ और नेटफ्लिक्स के रिश्ते जो है ना, इससे मतलब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। देखिए, नेटफ्लिक्स और टीकेओ के रिश्ते थोड़े बहुत अजीब से रहे हैं। टीकेओ ने जब डब्ल्यूडब्ल्यूई पेश किया नेटफ्लिक्स को, तो नेटफ्लिक्स ने तुरंत तैयार हो गया उसके लिए। पर बाद में पिछले 6 महीने से टीकेओ तैयारी कर रहा है। यूएफसी का आपको पता है कि नया कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है। यूएफसी जो है, ईएसपीएन का कॉन्ट्रैक्ट इस साल के साथ खत्म हो जाएगा। तो जो नेगोशिएशन वो चल कर रहे हैं दुनिया भर के सारी चीज़ों के साथ, उनमें सबसे बड़ा इनका जो प्लेयर था वो था नेटफ्लिक्स, और उसको लेवरेज करके ये ईएसपीएन से नेगोशिएट कर रहे थे। पर नेटफ्लिक्स ने साफ मना कर दिया यूएफसी के लिए। उसने कहा कि हम सारे इवेंट को नहीं दे सकते, हमको अगर तुम
बड़े इवेंट्स प्रमोट करना है तुमको, बड़े इवेंट यूएफसी में लाने हैं, तो वो हम दिखा सकते हैं। यानी कि वो पेपर व्यू के लिए तैयार थे कि यूएफसी अगर पेपर व्यू चाहे तो नेटफ्लिक्स में आ सकता है, बट वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि हर फाइट वो नेटफ्लिक्स में है। उसके लिए उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता और उसके लिए वो तैयार नहीं थे। उसके बाद जब ये इस फाइट की बात हो रही थी, टेरेंस क्रॉफोर्ड वर्सेस कैनेलो अल्वारेज की, तब भी वो शुरू में तैयार नहीं थे। फिर टोनी खान जो कि एक्चुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई का सीईओ है, उसने जो बात की उसकी वजह से नेटफ्लिक्स तैयार हो गया। देखिए, ये ना बॉक्सिंग की दुनिया में तीसरा या दूसरा सबसे बड़ा इवेंट होगा नेटफ्लिक्स का। इससे पहले वाला जो है वो टाइसन वाला इवेंट है। आप सभी को पता है, इतना 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 बड़ा इवेंट था कि नेटफ्लिक्स के सर्वर जो है सर्वाइव नहीं कर पाए उसको। तो क्या ये उतना ही बड़ा इवेंट होगा? नहीं दोस्त, प्रॉब्लम यह है कि उस इवेंट के साथ ना टाइसन जुड़ा हुआ था। टाइसन यूनिवर्सल स्टार है। आप इसमें कौन है? टेरेंस क्रॉफर्ड को वही लोग जानते हैं। टेरेंस क्रॉफर्ड को हम आगे बात करेंगे, बट टेरेंस क्रॉफर्ड के बारे में यही फेमस है कि बॉक्सिंग को जो लोग बहुत पसंद करते हैं ना, उन्हीं के वो वही टेरेंस क्रॉफर्ड को पसंद करते हैं। वहीं कैनेलो एक्चुअली बहुत बड़ा स्टार है, बट उसकी ऑडियंस एक ही देश तक सीमित है। आप कहेंगे 1.5 देश तक, है ना। एक मैक्सिकन ऑडियंस जो अमेरिका के अंदर रहती है और एक मैक्सिकन ऑडियंस जो मैक्सिको में रहती है, यहाँ तक सीमित है। वही माइक टाइसन यूनिवर्सल स्टार था यार, उसको सब देखना चाहता। इस वजह से वो फाइट इतनी बड़ी थी। ये फाइट कभी भी उतनी बड़ी नहीं होने वाली, ठीक है। और फाइट पर्स की भी बात कर लेते हैं। फाइट पर्स ऐसा है कि मिनिमम गारंटी जो दी गई है कनेलो अल्वारेज को, वो लगभग $150 मिलियन है। इसलिए आप मान के चल सकते हैं कि एक्चुअल में ही विल बी, पता है आपको, फाइट जो है, फाइट पर्स जो है वो तुरंत आ जाती है मिनिमम गारंटी, बट उसके बाद का पैसा आने में टाइम लगता है। तो अगले 2 साल तक इस फाइट से मेरे ख्याल से कनेलो अल्वारेज को $200 मिलियन के आसपास मिलेंगे। वहीं लगभग $50 मिलियन की गारंटी दी गई है क्रॉफर्ड को, जो मेरे ख्याल से लगभग $75 मिलियन के आसपास मिलेंगे उसको 1-2 साल और अगर जोड़ लें तो। देखिए, कनालो को तो हमेशा पैसा मिलता रहा है यार, बट आई एम हैप्पी कि क्रॉफर्ड को इतना पैसा मिल रहा है। क्रॉफर्ड ना वन ऑफ द बेस्ट फाइटर ऑफ दिस जनरेशन है, बट पैसा नहीं मिलता है उसको क्योंकि वो ऑडियंस फ्रेंडली स्टाइल नहीं है कना उसका, और कभी उसको, और माइक पे बहुत कम बोलता है, इसलिए वैसा भी नहीं है। और ऐसी एथनिसिटी से भी नहीं है कि कनालो टाइप की एथनिसिटी से हो कि उसको बिल्ड एन ऑडियंस मिल जाए, ठीक। चलिए अब इस फाइट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कनेलो अल्वारेज के बारे में बात कर लेते हैं। मेरा मानना है कि कनेलो अल्वारेज एक ओवररेटेड फाइटर है। मैं ये नहीं कह रहा कि कनेलो अल्वारेज एक अच्छा फाइटर नहीं है। मेरा मानना है कि वो ना सिर्फ अच्छा, एक बहुत अच्छा फाइटर है, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ दिस जनरेशन है, बट फिर भी उसको जितना क्रेडिट दिया जाता है उतना वो डिजर्व करता नहीं है। ये बात भी सच है कि कनेलो अल्वारेज जो है, जैसे कि हमने जॉन जोन्स का डिक्लाइन देखा था ना, हम कनेलो अल्वारेज का डिक्लाइन देख रहे हैं। और मेरे ख्याल से इस डिक्लाइन की बात कनेलो अल्वारेज की टीम भी एक्सेप्ट करती है। अगर नहीं करती ना, तो वो 3 साल से भाग नहीं कर रहे होते जोसेफ बेनिविटिस से, राइट। दे हैव बीन रनिंग अवे फ्रॉम जोसेफ बेनिविटिस फॉर लास्ट 3 ईयर्स। अगर इतना ही कनेलो को अपनी स्किल्स पर विश्वास होता ना, तो वो बेवल वाला मैच मांगते, है ना। बट फिर भी इतना सब कहने के बाद भी पडला कनेलो का ही भारी है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों। देखिए, मेरा मानना है कि कनेलो को पता है कि उसकी शायद ये आखिरी बड़ी फाइट है। उसको जो पेमेंट मिल रही है वो तो अच्छी खासी है, वैसे उसको इससे भी ज़्यादा मिल चुका है, बट ये आखिरी बड़ी फाइट है। ये बात वो भी रियलाइज़ करता है, ये बात टेरेंस भी रियलाइज़ करता है ना। हाँ, इससे बड़ी 2 और फाइट हैं, बिवॉल वर्सेस बिवॉल के खिलाफ या बेनिविडेस के खिलाफ। उसको थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा वेट में, और वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। हम कभी वो फाइट नहीं देखने वाले। तो वो दोनों फाइट अगर होती तो इससे भी बड़ी वो फाइट हो सकती हैं, बट इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये फाइट सबसे बड़ी होगी, क्योंकि वो दोनों फाइटों के होने का कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई रास्ता निकल के आ रहा है ऐसा जिसमें वो दोनों फाइट हो सके। तो कनेलो ना फेवरेट ज़रूर है, और वो तैयारी भी अच्छी सी करके आएगा। उसको भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। वहीं दूसरी तरफ टेरेंस क्रॉफर्ड है। मेरा मानना है कि इस जनरेशन का बेस्ट फाइटर अगर कोई है, इस जनरेशन का, पिछले 10 साल की जनरेशन का, तो बेस्ट फाइटर उसका नाम है टेरेंस क्रॉफर्ड। देखिए, मुझे पता है कि टेरेंस क्रॉफर्ड को, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर से कहता हूँ कि वो लोग जो बॉक्सिंग को बहुत पसंद करते हैं ना, उनको टेरेंस क्रॉफर्ड पता है और टेरेंस क्रॉफर्ड के बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं। पर जो लोग सिर्फ बड़ी बड़ी फाइट देखना पसंद करते हैं ना बॉक्सिंग में, उनको टेरेंस क्रॉफर्ड के बारे में नहीं पता है और टेरेंस क्रॉफर्ड को नहीं जानते। मेरा मानना है कि अगर आपको कुछ सिर्फ एक फाइट देखनी होगी ना, तो यार आर्ल स्पेंस जूनियर वर्सेस टेरेंस क्रॉफर्ड देखिएगा। दैट वाज अ वेरी गुड फाइट। मैं ना आर्ल स्पेंस जूनियर का बहुत बड़ा फैन था, अभी भी हूँ, बट उस फाइट में मैंने देख लिया कि टेरेंस क्रॉफर्ड क्या चीज़। टेरेंस क्रॉफर्ड यार बहुत शानदार फाइटर है, बट काम करते हैं इस फाइट के बारे में थोड़ी बहुत बात कर ही लेते हैं। मेरा मानना है टेरेंस क्रॉफर्ड बहुत शानदार फाइटर है, बट पडला कनेलो का ही भारी है। कारण टेरेंस क्रॉफर्ड को 2 वेट क्लास ऊपर फाइट करनी पड़ रही है। 2 वेट क्लास बहुत होता है, और ऑलरेडी टेरेंस क्रॉफर्ड जहाँ पे है, वो ऑलरेडी जहाँ से स्टार्ट किया था उससे 3 वेट क्लास ऊपर है। टेरेंस कौन बेहतर फाइटर है? गॉड डैम, कोई बात में शर्त लगाने को तैयार हूं मैं। टेरेंस क्रॉफर्ड बेहतर फाइटर है, बेहतर नहीं बहुत बेहतर फाइटर। फिर भी साइज मैटर्स, वजन मैटर्स।
ये है कि आप में से कई लोग ये कह सकते हैं कि भाई दोनों खड़े हो रहे हैं तो बराबर दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? आपको ये समझना होगा कि एक नेचुरल है उस वेट क्लास के लिए और दूसरा बल्क अप होके आ रहा है ना? तो जो नेचुरल है ना उस वेट क्लास के लिए, उसके पास हमेशा एडवांटेज रहेगा। और क्यों ना रहे यार, कनेलो जैसे कि मैंने कहा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइटर ऑफ दिस जनरेशन है। जितना उसको क्रेडिट मिलता है उतना नहीं है, बट फिर भी बहुत अच्छा है। और कनेलो की सुपर पावर ना उसकी चिन है। कनेलो के पास खतरनाक चिन है तो, बट फिर कैनेलो फेवरेट है मान लिया, टेरेंस क्रॉफर्ड अंडरडॉग है मान लिया, बट इंसान में एबिलिटी होती है ओवरकमिंग द ऑड्स। हो सकता है कि सबको शॉक कर दे टेरेंस क्रॉफर्ड। क्या टेरेंस क्रॉफर्ड शॉक कर पाएगा? आई डोंट नो। ये तो तभी पता चलेगा जब फाइट होगी। जब फाइट होगी तो उससे कुछ दिनों पहले हम एनालिसिस लेके आएंगे, अगर आपकी मांग होगी तो। ठीक है? फिलहाल आप इंडिया के वैसे जितने भी लोग आप देख रहे होंगे ना इस वीडियो को, आपको इस फाइट के बारे में इतना पता होगा जितना शायद ही इंडिया के किसी आदमी को पता होगा। राइट? ये मेरा वादा था और ये वादा मैं पूरा करिए। ठीक है ना? अपना ख्याल रखिए, अपने को ख्याल रखिए। ये था इन फाइट जंग की। लड़ेंगे, जीतेंगे।